जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में हमें मुख्यतः मानव का कंकाल पढ़ना होता है, ह्यूमन स्केलेटल। ठीक, मानव कंकाल की बात करें जाए कि मानव कंकाल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो कंकाल अस्थियों, उपास्थियों और मांसपेशियों से मिलकर निर्मित होता है। अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई और मांसपेशी। पूरे के पूरे कंकाल में ये तीन चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, अस्थि, उपास्थि और कंकाल। जो अस्थियों का अध्ययन होता है वो कहलाता है ओस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओस्टियोलॉजी। जबकि उपास्थियों के अध्ययन को बोला जाता है कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी। हड्डियों के विकास एवं गठन की प्रक्रिया को, यानी कि हड्डी का जैसे जैसे विकास हो जाता है, जब हड्डी पूर्ण रूपेण बन जाती है तो उसे बोला जाता है अस्थि भवन। अस्थि भवन क्या होता है? मनुष्य की आयु निकालने में ज्ञात होता है। जैसे जैसे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति होता है कहीं पर मर जाता है या किसी का मर्डर हो जाता है, अनजान इंसान होता है, मतलब कहीं लावारिस लाश होती है, तो अगर उसकी उम्र का पता लगाना है, ये कितने साल का है, कब मरा है, तो उसकी हम लोग जांच कैसे रखते हैं, कैसे करते हैं, उसका अस्थि भवन देखते हैं तो उससे पता चलती है कि ये कितने वर्ष की जो भी डेथ बॉडी होगी वो कितने वर्ष पूरा मतलब कितने वर्ष का वो मनुष्य होगा जो जिसकी डेथ बॉडी होगी। जैसे कि हमने बताया था, जब हमने लीवर टॉपिक पढ़ाया था, जब लीवर हमने बताया था जब किसी भी इंसान को जहर देकर मारा जाता है तो उसमें से लीवर की जांच की जाती है, तो उससे पता चल जाता है किसी भी इंसान को जहर देकर मारा गया है। अगर हम बात करें जब फांसी लगाकर किसी की जान ली जाती है, जब फांसी लगाकर जान ली जाती है, जब इंसान खुद फांसी लगाता है, जब गला घोंट कर मारा जाता है, तो गला घोंट कर मारा जाता है तो उसमें से क्या होता है कि गोल गोल सर्कल गर्दन में बनता है, और जब फांसी लगाकर मारा जाता है तो उसमें वी आकार का सर्कल बन जाता है। वी मतलब जब इंसान को अगर किसी भी रस्सी में बांध के लटकाया जाएगा तो उसका जो एक साइड का, जिस तरफ रस्सी बंधी हुई होती है उस साइड का जो सिरा होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और अपोजिट साइड, जिस साइड छल्ला बना होता है रस्सी का, उसका थोड़ा नीचे की ओर होता है, इसलिए वी आकार का शेप बन जाता है। इसको बता ही दिया कि अस्थि भवन के परीक्षण से क्या पता चलता है? मनुष्य की आयु पता चलती है, मनुष्य कितने वर्ष का है। अगर बात की जाए कंकाल का काम क्या होता है, तो कंकाल का काम होता है आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। अब ये तो आप लोगों को लग रहा होगा आंतरिक अंगों की सुरक्षा कैसे होती है। याद करो, जो हृदय है, हमारा हार्ट है, ये किससे, जो हमारी जो छाती की हड्डियाँ हैं, ठीक है ना, छाती की हड्डियाँ होती हैं जिसे क्या बोला जाता है? वक्ष बोला जाता है। तो वक्ष से क्या होता है? वो ढका हुआ रहता है, वरना जब लोग छाती ठोकते हैं, बोलते हैं आ जाओ कोई, जब लड़ते हैं ना छाती ठोकते हैं, और वरना क्या होता है जब कष्ट में होते हैं, गम में होते हैं, तो सर नीचे की ओर सोते रहते हैं, तुम्हारा हृदय तो दब जाएगा, और हृदय दब जाएगा तो काम खत्म, इंसान का काम खत्म, कि मतलब जिंदा है या मर गया। तो हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। ठीक, और जैसे होता है, देखा होगा जो हमारे जो पेल्विक ग्लैंड जहाँ पर हम बेल्ट लगाते हैं, तो बेल्ट के पास से ही हमारी अंदर जो पेट होता है, तो पेट की रक्षा दोनों अगर साइड से यही तो करता है, हड्डियाँ ही तो करती हैं। और अगर बात की जाए तो ये समझ में आ ही गया होगा कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या होता है कि जो तुम्हारा हृदय हो गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। और बात की जाए कि आँखें होती हैं, आँखें भी देखो किसके, एक मतलब दोनों तरफ हड्डियाँ होती हैं, चारों तरफ हड्डियाँ होती हैं, और हड्डियों के बीच में ही तुम्हारी आँखें होती हैं, ताकि इसमें क्या हो, सुरक्षा प्रदान हो सके। और कैसे होता है? मुंह भी, मुंह में तुम्हारी जो जीभ होती है, ठीक, ये आंतरिक अंग तो है, आंतरिक अंग देखो चारों तरफ जबड़ा और हड्डी है, तो ये आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक, अब बात कर लेते हैं संचलन में सहायता, मतलब चलने में सहायता करती। याद करो, अगर शरीर में हड्डी ना हो, ध्यान करो थोड़ा सा, अगर शरीर में हड्डियां ना हो तो इंसान खड़ा हो पाएगा, चल पाएगा? वो एक तो फुटबॉल की गेंद की तरीके हो जाएगा। क्यों, क्या होगा कि मतलब जैसे ही इंसान क्या होगा कि खड़ा होगा, तो जो मनुष्य का जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, उसी के माध्यम ही तो चलता है। हड्डियाँ ही तो, मांस तो उसमें जुड़ा हुआ है ना, तो हड्डियाँ ही तो आगे पीछे मूव करती हैं, हड्डियाँ के माध्यम से ही तो चलता है। तो संचलन में सहायता करता है, तो मैं निश्चित आकृति देता है। अगर निश्चित आकृति ना दे, कैसे ना दे, आप समझो,
अगर जिसके पैर की 2 हड्डियाँ काट दो, मान सांस रुकेगा? वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आकृति तो निश्चित नहीं मिलने वाली ना। किसी हाथ की हड्डियाँ निकाल दो, बताओ हाथ बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक, तो ये निश्चित आकृति देता है। खनिज और वसा का भंडार करता है कि जब हड्डियाँ, देखो हड्डियाँ कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। इन्हीं हड्डियों में क्या हो जाता है? खनिज और वसा का भंडार हो जाता है। अब बात करें रक्त कोशिकाओं की। जो देखा होगा जब हड्डी होती है, हड्डी को ध्यान से देखो, जब किसी ने अगर कटी हुई हड्डी देखी हो तो उसके अंदर एक लिबलिबा चिपचिपा पदार्थ बड़ा होता है, ठीक है ना। वो जो खोखली हड्डी होती है उसको उसको बोन कैविटी बोला जाता है। और जबकि जो उसके अंदर लिबलिबा पदार्थ बड़ा होता है, ठोस, वहीं पर ब्लड बनता है, उसी को बोन मैरो बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसी में क्या चाहिए? ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं उसी बोन मैरो में। तो वहीं पर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है, रक्त कोशिकाओं में रक्त का निर्माण होता है। अगर हम बात करें बोन मैरो की, बोन मैरो कितने टाइप की होती है? बोन मैरो 2 टाइप की होती है। नंबर 1 पीली बोन मैरो और रेड बोन मैरो। पीली अस्थिमज्जा और लाल अस्थिमज्जा। जो पीली अस्थिमज्जा होती है वो क्या करती है? सॉरी, ये गलती लिख गया इसमें से। जो रेड बोन मैरो होती है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का निर्माण करती है, जबकि जो येलो बोन मैरो होती है वो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। ये गलत लिख गया, इसको अपना सुधार लेना, ये गलती से गलत हो गया टाइप करने में। ठीक, तो बोन मैरो समझ में आया कि नहीं आया? जो क्या होता है लाल अस्थिमज्जा और पीली अस्थिमज्जा। जो पीली लाल अस्थिमज्जा होती है ना, तो हड्डियों के किनारे साइडों पर होती है, और जो पीली अस्थिमज्जा होती है हड्डियों के बीच में होती है। देखो किनारों साइड पर ही क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। वहीं पर अगर किसी ने कटी हुई हड्डी देखी होगी तो उसको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि वहीं पर क्या होती है? हल्की पीली पीली सेल्स, नसें, सेल के रूप में नसें ही होती हैं। तो वो क्या होता है? बोन मैरो चिपचिपा होता है, वहीं पर ब्लड बनता रहता है। ठीक, और ये तो पता ही होगा जो खोखली हड्डी होती है, उस हड्डी में जो खोखला कैविटी पता होता है। कैविटी मतलब क्या होता है? क्यों मतलब होता है गुफा, उसी केव से कैविटी बना है, ठीक है ना। तो क्या होता है? बोन कैविटी मतलब मज्जा गुहा बोला जाता है। मज्जा गुहा में क्या भरा होता है? बोन मैरो भरा होता है। उस बोन मैरो में 2 टाइप की बोन मैरो होती है। हड्डी के किनारे साइड में, जहाँ से अगर मान लो कैसी हड्डी है, अगर ये खड़ी खड़ी हड्डी है, क्या बोलते हैं, पेंसिल कहाँ है, ये अगर ऐसे ऐसे अगर ये खड़ी खड़ी हड्डी है, तो जो ये किनारे साइड होगा, तो किनारे साइड क्या होगा? आरबीसी होगा, और बीच साइड में क्या होगा? डब्ल्यूबीसी होगा। तो आरबीसी किसका निर्माण करेगी? सॉरी, जो रेड बोन मैरो होगी, किनारे साइड क्या होगी? रेड बोन मैरो किनारे साइड, और बीच में क्या होगी? येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होती है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। याद करो, जब प्लेटलेट्स कम होते हैं इस समय पर बहुत है, डेंगू जब हो जाता है, डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं। ठीक, जब इंसान को क्या हो जाता है? जब इंसान को हो जाता है कैंसर, तो कैंसर में डब्ल्यूबीसी ख़त्म होने लगती हैं। ठीक, तो डब्ल्यूबीसी ख़त्म होने लगती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म होने लगती है। तो इसलिए क्या होता है? ये सीधे सीधे क्या होता है? बोन मैरो में कैंसर अटैक कर देता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को ही ख़त्म करने लगता है। तो ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? अब आता है कंकाल का विभाजन। कंकाल का विभाजन, तो अगर हम बात करें तो कंकाल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पूरे कंकाल, ये ह्यूमन कंकाल की बात नहीं हो रहा है, विश्व में मतलब पूरे पृथ्वी में जितने भी टाइप के जीव पाए जाते हैं उसमें 2 टाइप के कंकाल पाए जाते हैं। एक तुम्हारा होता है बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक, जिसको एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। और एक होता है तुम्हारा आंतरिक कंकाल तंत्र, जिसे क्या बोला जाता है? मीसोस्केलेटन। ठीक, अगर बाह्य कंकाल तंत्र की बात की जाए तो ये शरीर की सबसे बाहरी, अगर वाय से नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, बाहर से क्या होगा, बाहर से इसमें कंकाल होगा, ठीक है ना, बाहर से कंकाल होगा। और इसमें क्या होता है, सबसे सीधा एग्जाम्पल देखो, वाय कंकाल अगर तुम लोगों को जानना है, किसी भी छोटे छोटे कीट के ऊपर पैर रखो तो कुरकुराहट की उसमें आवाज़ आती है, पता चल जाएगी कि क्या हो जाता है, इसमें वाय कंकाल है, ठीक है ना। वाय कंकाल में क्या होता है, जैसे हम बात करें वाय कंकाल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो वाय का जैसे काकरोच हो गया,
तिलचट्टा हो गया, और जैसे ग्रासोपर हो गया, ठीक, बिच्छू हो गई, और बिच्छू के साथ ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं, सीपी हो गई, ठीक है ना, मनुष्य के बाल हो गए, ठीक। और पक्षियों के क्या होते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि पक्षियों का पंख क्या होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं, ये उसका सेकेंडरी काम है। पक्षियों का जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए, वो सेकेंडरी काम होता है। उनका प्राइमरी काम क्या होता है, इनका वाय कंकाल के रूप में काम करते हैं, उनके शरीर की रक्षा के लिए पंख है। अब अच्छा समझो, अगर जिसको ये लग रहा हो कि पंख उड़ने के लिए सहायता करते हैं, तो पेंगुइन उड़ पाती है क्या, बताओ। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें पंख तो होते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। अगर उनकी प्राथमिक काम होता तो पंख के मारे उड़ना जरूरी था, उनकी रक्षा होती या ना होती। तो इनका सेकेंडरी काम होता है, ठीक है ना, कि पंखों से उड़ने का काम है, सेकेंडरी काम होता है। प्राइमरी काम क्या होता है, उनके शरीर की रक्षा करना। जैसे मनुष्य में क्या होते हैं, बाल वाय कंकाल के रूप में कार्य करते हैं। अगर जिसको ये लग रहा हो कि बाल वाय कंकाल के रूप में काम नहीं करते, तो अपना सर के बाल हटवाना, उसमें से क्या करना, एक कोई भी अच्छा सा ठोस वजन रखना 15 से 20 किलो का, और 5 मिनट रखे रहना। उसको पता चल जाएगा कि क्या होता है, कि उसको वाय कंकाल का काम करता है कि नहीं करता, ठीक। सीधा सीधा एग्जाम्पल, एक लकड़ी का टुकड़ा रखना या लोहे का कोई लोहा रख लेना 15-20 किलो का। अगर कुछ ना हो ना, तो जो तौलने के जो नाप तौल के बांट होते हैं, उन्हीं को बढ़िया आराम से 20-25 किलो ऊपर सर के रख लेना। पता चल जाएगा, बालों के साथ रखना और बिना बालों के बाद रखना, तो पता चल जाएगा कि बाल हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते। और अगर जिसको ना पता रहा, जो धूप होती है ना, तो धूप में हमारी आंतरिक अंगों की, हमारे शरीर की रक्षा करते कि नहीं करते। जब बाल ना हो ना, तब धूप कितनी तेज़ लगती है, और जब बाल होते हैं तो कितनी धूप थोड़ी राहत पहुंच जाती है बालों से, ठीक। अगर वाय कंकाल की बात की जाए, तो वाय कंकाल का जो जन्म होता है, वाय कंकाल शरीर के किस पार्ट से बनता है, तो ये मीजोडर्म, जिसे मध्य चर्म बोला जाता है, और इक्जोडर्म, जिसे वाय चर्म बोला जाता है। मतलब मध्य चर्म और वाय चर्म दोनों से मिलकर क्या बनता है, वाय कंकाल तंत्र, इसको स्केलेटन। इसमें जो टिश्यू होती हैं, मरे हुए टिश्यू होते हैं, ठीक। और याद रखो, जब भी किसी भी इंसान के क्या बोलते हैं, सॉरी, कि मतलब जब वाय कंकाल होता है, तो वाय कंकाल में बाहर से अगर कंकाल होगा, तो उसकी वो जो ब्लड वेसल होंगी, अंदर की ओर होंगी बाहर की ओर, तो उसकी ब्लड वेसल होती है अंदर की ओर, ठीक। क्योंकि बाहर की ओर होंगी तो उनका तो पूरा का पूरा वेसल बाहर हो जाएंगी, क्योंकि उनको शरीर की रक्षा करनी है। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर अंदर की ओर से ब्लड वेसल होती है, नसें जो होती हैं, खून की नसें, जो भी उनका न्यूरॉन सिस्टम होता है, सब कुछ किसके अंदर होता है, कंकाल के आंतरिक भाग से जुड़ा होता है। ये ज़रूर याद रखना कि जिसमें टिश्यू होते हैं, मरे हुए टिश्यू होते हैं, जिंदा टिश्यू नहीं होते। अब आता है तुम्हारा अगला कौन सा, वाय कंकाल तंत्र। अभी वाय कंकाल तंत्र हो गया, अब आता है आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल का अभी काम क्या होता है, आंतरिक कंकाल क्या होता है, जैसे ये ये मान लो एक हड्डी है, ठीक। तो हड्डी में हमारे इसमें क्या होता है, इसमें ये तो सबको पता होता है, वह अंता से नाम ही पता चल रहा है कि अंता कंकाल किसके होगा, शरीर के अंदर होगा, ठीक। जैसे कछुआ होता है, कछुआ में दोनों प्रकार के कंकाल होते हैं, अंता कंकाल और वाय कंकाल। मनुष्य में स्तनधारियों, कार्डेटा संघ में जीवों में कैसा, कार्डेटा संघ हो गया या इकाइनोडर्मा संघ हो गया। इकाइनोडर्मा और कार्डेटा संघ में कैसा कंकाल पाया जाता है, अंता कंकाल पाया जाता है। एग्जाम्पल में सारे के सारे जितने भी स्तनधारी होते हैं, सरीसृप हो गए, सरीसृप समझते हैं जो रेंग कर चलते हैं, ठीक। रेंग कर चलने से मतलब सारे के सारे, बिच्छू भी तो रेंग कर चलता है, तो जैसे सांप हो गए, बिना पैरों वाले जो होते हैं उन्हें सरीसृप बोला जाता है, ठीक। तो बिच्छू ऐसे रेंग कर चलता ही नहीं है, बिच्छू चलता है अपने पैरों से, जो बिना पैरों के होते हैं उन्हें सरीसृप बोला जाता है। जैसे मछली हो गया, मछली का जैसे जो ऊपर क्या लगा होता है, सल्क लगा होता है, जो ऊपर का मछली का सल्क होता है वो वाय कंकाल के रूप में काम करता है, और जो अंदर हड्डियां होती हैं वो आंतरिक कंकाल के रूप में काम करती हैं। मछली के पंख होते हैं, पर होते हैं, इससे तैरती हैं, वो भी एक वाय कंकाल होते हैं, उनका सेकेंडरी काम होता है उनका तैरने के लिए। अब तुम लोगों को ये लग रहा हो कि सेकेंडरी काम कैसे हो जाता है, तो बताओ, एक मनुष्य फिजिक्स याद कर सकता है तो केमिस्ट्री भी तो याद कर सकता है। एक व्यक्ति इकोनॉमिक्स का जानने वाला है तो वो साइंस को भी तो जानने वाला हो सकता है। तो एक अंदर कुश्ती लड़ सकता है तो उसके अंदर किताबें जो मतलब कोई भी एक अच्छा प्लेयर हो सकता है तो उसके अंदर किताब पढ़ने का तो भी गुण हो सकता है। तो एक कम के साथ दो गुण भी हो सकते हैं।
अगर इसकी बात की जाए कि ये इसका बनता कहाँ से होता है, तो ये मीजोडर्म यानी मध्य चर्म से बना होता है। जो हमारा अंतः कंकाल होता है इंडोस्केलेटन, ये किसका होता है, ये मीजोडर्म से बनता है, ठीक है ना। डर्म मीन्स होता है त्वचा, मीजो मीन्स होता है मध्य, मध्य त्वचा से बनता हो। और जबकि जो वाय कंकाल था वो मीजोडर्म और इंडोडर्म यानी मध्य त्वचा और वाय त्वचा दोनों से मिलकर बना होता था। और ये सिर्फ किससे मिलकर बना है, मीजोडर्म से मिलकर बना है। उसमें हमने बताया था मरे हुए टिश्यू होते हैं, जबकि अंतः कंकाल में जिंदा टिश्यू होते हैं। इसमें हमने बताया था कि मतलब ब्लड वेसल हो गई वाय कंकाल में, ये वाय कंकाल हो गया। वाय कंकाल ऐसे होता है किसी भी चीज़, तो ब्लड वेसल कहाँ होती है, नीचे की साइड। जबकि अंतः कंकाल होता है उसमें ब्लड वेसल कहाँ की ओर होती हैं, बाहर से निकली हुई होती हैं और ये शरीर में पूरी फैली हुई होती हैं। एग्जाम्पल याद ही कर लो, मनुष्य हो गया, मछली हो गए, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, सभी स्तनधारी जितने भी होते हैं ये सब कैसे होते हैं, अंतः कंकाल। और छोटा याद करो तो कार्डेटा या इकाइनोडर्मा संघ होता है जिसमें से अंतः कंकाल पाया जाता है। अब आता है हड्डी। अब यहाँ से तुम्हारा पता चलता है हड्डी क्या होता है, यानी बोन, जिसको अस्थि बोला जाता है, ठीक। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि ये क्या होता है, तो ये एक कठोर संयोजी टिश्यू होता है, कठोर संयोजी ऊतक होते हैं हड्डी, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, कैलोजन फाइबर होते हैं। फाइबर मतलब होता है तंतु, रेसे रेसे जो होते हैं उनको फाइबर बोला जाता है, पतले पतले उन्हीं को तंतु बोला जाता है। जैसे कि बल्ब में क्या होता है, बल्ब में एक पतला सा एक अंदर की ओर ऐसे 2 वायर में स्प्रिंग लगी होती है ना, तो इसी को क्या बोला है, तंतु। मतलब जो पतली चीज़ रेसे के रूप में होती है उसे क्या बोला जाता है, तंतु बोला जाता है। अब अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से तंतु होते हैं, तो कैलोजन तंतु पाए जाते हैं। और कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होते हैं, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से अस्थियां बनती हैं। अस्थियां, जो अस्थियों के अगर हम डिवाइड करें तो अस्थियों को 2 पार्ट में, अस्थियों में बात करें, कोशिकाएं कौन सी भाग लेती हैं अस्थि निर्माण में, तो अस्थि निर्माण में ओस्टियोब्लास्ट तथा ओस्टियोक्लास्ट, ये 2 सेल्स भाग लेती हैं अस्थियों का निर्माण में, ठीक। तो याद रखना फाइबर कौन सा है, कैलोजन फाइबर। और किसके कनेक्टिंग टिश्यू है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कठोर कनेक्टिंग टिश्यू है। अगर बात करें सेल्स की तो सेल्स कौन सा है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट होता क्या है, ओस्टियोब्लास्ट जो बाहर का कठोर भाग होता है ये निर्माण करता है। जैसे ये हड्डी हो गई तुम्हारी, ये हड्डी हो गई, ठीक। तो ये जो बाहर का कठोर पार्ट होगा, इस साइड का कठोर पार्ट, इसका निर्माण कौन करेगा, ओस्टियोब्लास्ट है। जबकि ओस्टियोक्लास्ट ये अंदर, ये जो होता है अंदर की साइड को क्या बोला जाता है, मज्जा गुहा बोला जाता है, ठीक है ना, बोन कैविटी। तो बोन कैविटी का निर्माण कौन करता है, ओस्टियोक्लास्ट करता है, ठीक। तो 2 सेल कौन सी हो गई, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, ठीक। फाइबर कौन सा हो गया, कैलोजन फाइबर हो गया। और किसके किसके टिश्यू हो गए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कठोर कनेक्टिंग टिश्यू हो गए। अगर बात करें इसमें कौन सी प्रोटीन भाग लेती है, तो इसमें से ओसिन प्रोटीन भाग लेती है। ओसिन ये 38% होती है ओसिन प्रोटीन। अगर इसमें पूछे कि अकार्बनिक लवण कितने परसेंट होते हैं, तो अकार्बनिक लवण 62% होते हैं। अकार्बनिक लवण कितने उपस्थित होते हैं, 62%। अकार्बनिक होता क्या है, जिसमें कार्बन ना हो, ठीक। तो जैसे क्या हो गए, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम फास्फेट हो गया, मैग्नीशियम फास्फेट हो गया, ठीक है ना। और अगर बात करें कैल्शियम क्या होता है, तो कैल्शियम काम क्या करता है, हड्डियों को कठोर बनाता है। हड्डियां क्या होती हैं, इसीलिए हड्डियां क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अगर कैल्शियम हटा दिया जाए ना, तो जिसके जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उसके हड्डियां कैसी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। उसी को बोला जाता है विटामिन डी की कमी हो गई, ठीक, उसे बोला जाता है कैल्शियम की कमी। और मनुष्य में बात की जाए कि जो हड्डियाँ होती हैं ना, तो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं सब में क्या होता है, सब में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप लोगों ने ये कभी सोचा ही होगा कि जो दांत होते हैं, तो क्या दांत भी क्या हड्डी के ही बने होते हैं, तो दांत हड्डी के नहीं बने होते। दांत एक कठोर कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है ना, वो भी हड्डी नहीं होता है। अब बात करते हैं उपास्थ, ये अभी छूट गया कि बच्चे में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा शिशु होता है, नवजात शिशु होता है,
306 हड्डियाँ होती हैं। जब वो बाल्यावस्था में आता तो उसके अंदर 208 हड्डियाँ होती हैं। और जब वयस्क मनुष्य हो जाता है, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी बढ़ना होता है सब कुछ बढ़ गया होता है पेट छोड़कर, और बाल झड़ना होता है, बाल झड़ना छोड़कर, दो चीज़ें छोड़कर इंसान का जो भी बढ़ना होता है शरीर का वो सब कुछ बढ़ गया होता है। और तब उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। पेट का भरोसा नहीं रहता, वृद्धावस्था तक जो भी लेट लेट के खाता है उसका पेट बढ़ता ही चला जाता है। टकला हो जाता है तो टकला भी बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो टकले को कोई नहीं कहेगा कि टकला बढ़ने पर भी हड्डियाँ क्यों कम नहीं होती। अब आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या बोला जाता है? उपास्थि। उपास्थि को बात की जाए तो इसमें से कौन सी कोशिका भाग लेती है? कॉन्ड्रोसाइट्स। साइट जहाँ पर भी लग जाए, साइट का मतलब कोशिका ही होता है, ठीक है ना। तो कौन सी कोशिका होगी? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक, और अगर बात की जाए फाइबर कौन सा होता है तो इसमें भी कैलोजन फाइबर ही भाग लेता है। इसमें कौन सा फाइबर? कैलोजन फाइबर और कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिका भाग लेती है। याद रखना इसमें से क्या होता है, इसमें से ना तो ब्लड वेसल होती है, ना न्यूरॉन, ना ही न्यूरॉन सिस्टम, ना ही नर्वस सिस्टम होता है, और ना ही ब्लड वेसल होती है, यानी ना ही रक्त कोशिकाएं होती हैं, और ना ही क्या होता है? तंत्र उपस्थित होता है। यानी कि इसमें से क्या होता है, तुम्हें ना इनमें से ना तुम्हें दर्द का अनुभव होगा, ना किसी भी चीज़ का अनुभव होगा। अगर इसमें चोट लग जाएगी तुम्हें दर्द का अनुभव नहीं होता कार्टिलेज में। लेकिन अब पता चलेगा कि जब तुम्हें दर्द का क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो फिर कैसे पता चलेगा, कौन करेगा? तो इसीलिए इसमें से एक झिल्ली होती है जिससे बोला जाता है पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है ना। याद रखना कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट ये क्या होती है? कोशिका होती है। और पेरिकॉन्ड्रियम पेरीफेरल सुना है कि नहीं सुना? पेरीफेरल होता है जो चीज़ बाहर से, मतलब बाहर का आवरण, जैसे पेरीफेरल मार्ग बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं पेरीफेरल, मतलब ये क्या करते हैं, तुम्हें शहर के अंदर नहीं ले जाते, शहर के बाहर ही निकाल देते हैं, उसे बोला जाता है पेरीफेरल, ठीक है ना। तो इसे पेरिकॉन्ड्रियम क्यों बोला गया? क्योंकि कॉन्ड्रो क्या है? कॉन्ड्रो इसमें कोशिका है, ठीक है ना। कॉन्ड्रो नाम की कोशिका होती है, और पेरी मतलब क्या होता है? बाहर से। जो भी कॉन्ड्रियम कोशिका के बाहर होती है उसे क्या बोला जाएगा? पेरिकॉन्ड्रियम। ये एक झिल्ली होती है, जब भी इसे क्षतिग्रस्त हो जाती है हमारी कार्टिलेज तो कौन सी भाग लेती है? यही पेरिकॉन्ड्रियम नामक झिल्ली होती है, अपने आप इसको क्या कर देती है? मरम्मत कर देती है। इसमें और क्या होता है? कॉन्ड्रोटिन इसमें देखा होगा ना कि ये जो उपास्थि होती है ना, उपास्थि मुलायम होती है। तो इसमें क्यों मुलायम होती है? तो इसमें कॉन्ड्रोटिन नामक लोचशील पदार्थ होता है। लचीला पदार्थ कौन सा होता है? कॉन्ड्रोटिन, ठीक। जबकि कैल्शियम किस में पहुंच जाता है? हड्डियों में, तो उसको कठोर बना देता है। जबकि कॉन्ड्रोइटिन एक लोचशील पदार्थ होता है, किस में पहुंच जाता है? उपास्थि में, तो इसको लचीला बना देता है, ठीक। तो सब कुछ याद रहेगा ना। देखो जो दोनों अस्थि और उपास्थि में दोनों में कैलोजन फाइबर होता है, ठीक। और जो उपास्थि होते हैं, उपास्थि में क्या होता है? कॉन्ड्रोसाइट नामक कोशिका होती है, और अस्थि में ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाएं होती हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें झिल्ली कौन सी होती है? पेरीफेरल नामक झिल्ली होती है। और अस्थियों में क्या होते हैं? ओसिन प्रोटीन होते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं, ठीक। जबकि इसमें से लोचशील पदार्थ क्या होता है? कॉन्ड्रोइटिन। और जबकि हड्डियों में कठोरता देने के लिए क्या होता है? कैल्शियम होता है। अब आते हैं आगे। अस्थियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। कैल्शियम ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो ये हड्डियाँ बन जाती है। तो याद होना चाहिए, पहले जब भी इंसान, जब शिशु होता है ना तो उसमें उपास्थियाँ ही होती हैं सारी। इसीलिए क्या होता है, बच्चे को बोलते हैं कि मालिश कर करके इसकी हड्डियाँ सीधी कर दो। अच्छा, वयस्क मनुष्य की हड्डी का सीधी हो सकती है? इसीलिए शुरुआत में जब भी नवजात शिशु होता है ना तो उसकी उपास्थियाँ ही होती हैं। फिर वैसी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो क्या बन जाती हैं? वही हड्डियाँ बन जाती हैं। लेकिन पूरे शरीर में तो हड्डियाँ हो ही नहीं सकती ना, तो कुछ इसमें उपास्थियाँ भी होती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो उपास्थियाँ होती हैं, उपास्थियाँ कौन कौन सी मुख्य होती हैं, तो उपास्थियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है हाइलाइन, ठीक, हाइलाइन हो गई। दूसरी हो गई फाइब्रस, और तीसरी हो गई इलास्टिक। इलास्टिक के एग्जाम्पल लिख लेना, जो कान की होती है।
कर्णपल्लव होते हैं। कान में भी उपस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ नहीं होती, ठीक कड़ा होता है हल्का सा लेकिन मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कौन सा लोचशील पदार्थ होता है, जो उपास्थि में लोचशील पदार्थ होता है वही इसमें होता है। इसलिए कर्णपल्लव और इपिग्लोटिस हमने बताया था, जब तुम खाना खाओगे और सांस लोगे, तो जब खाना खाओगे ना, तो ये सांस वाली नली को इपिग्लोटिस बंद कर देती है। तो वो जो इपिग्लोटिस बनी होती है हड्डी नहीं होती, वो क्या होती है, उपास्थि होती है। कौन सी उपास्थि होती है, इलास्टिक उपास्थि होती है। अगर हाईलाइन के एग्जाम्पल याद करें तो पेल्विक ग्रिडल हो गई और पैक्टोरा ग्रिडल हो गई, यानी कि अंश मेखला और श्रोणि मेखला। ठीक, अंश मेखला और श्रोणि मेखला किसकी बनी होती हैं, हाइलाइन उपास्थि में इसमें होती हैं। ठीक, अब बात की जाए कि अस्थियों और उपास्थियों, अगर दो अस्थियां या दो उपास्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उसे लिगामेंट बोला जाएगा। जब अस्थि से अस्थि को जोड़ दो या उपास्थि को उपास्थि से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, लिगामेंट। अगर तुम्हें अस्थि को मांसपेशी से जोड़ना है या मांसपेशी को अस्थि से जोड़ना है तो क्या कहा जाएगा, टेंडन कहा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि सभी लोग इस शिक्षा का लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों, अब कल मिलते हैं, नमस्कार।